नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने अभी तक रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूले नहीं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है, बयानबाजी चल रही है, गुटबाजी चल रही है, पूरा घमासान जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मचा हुआ है। जिद एक ही है सभी की कि जीत हासिल करनी है, लेकिन ये जिद पूरी कौन करेगा? ये पूरी करेगी हरियाणा की जनता। और ऐसे में हरियाणा की जनता के दिल में क्या चल रहा है ये तो खैर वही जानती है, लेकिन इस वक्त जो मुकाबला दिख रहा है वो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बाकी के तमाम दलों की स्थिति अभी कुछ डामाडोल है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में से आज के हालात में कौन आगे है? तो फिलहाल की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस काफी बेहतर स्थिति में। ऐसे में कांग्रेस ये एज अगर बनाए रखती है तो आप समझिए कि 2024 के विधानसभा चुनाव जीतकर हरियाणा में सरकार बनाना कोई मुश्किल काम कांग्रेस के लिए नहीं होगा। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार कैसे बनाएगी? कौन सी ऐसी रणनीति है जिस रणनीति पर चलकर वो एक बड़ा उलटफेर करे, जहां अभी के हालात परिस्थितियां बीजेपी के खिलाफ दिख रही है वो एकदम से बदल जाएगी। खैर, इस सब के बीच बात करेंगे हरियाणा की कोसली विधानसभा की। कोसली विधानसभा जब से अस्तित्व में आई है, अब ये चौथा विधानसभा चुनाव है। पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और उसके बाद बैक टू बैक 2014 और 2019 में बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। लेकिन क्या कोसली में भी जिस तरह से दावा बीजेपी हरियाणा में कर रही है लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का, क्या कोसली में बीजेपी तीसरी बार जीत पाएगी या फिर कांग्रेस इस बार यहां भी एक बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी को पीछे धकेलकर वापस कोसली की सत्ता में भी वापसी करेगी? तो चलिए आज बात करेंगे कि कौन बनेगा कोसली विधानसभा का किंग। आज का सवाल आज का यही है कि कोसली विधानसभा की जनता किसे अपना नुमाइंदा चुनेगी, किसे अपना विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। और ऐसे में मुकाबला कड़ा है यहां पर, लेकिन इस कड़े मुकाबले में खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार कहां पर खड़े हुए हैं और जातिगत समीकरण इस विधानसभा का क्या कुछ कहता है, वो पूरा का पूरा विश्लेषण आज हम यहां पर करने वाले हैं। और इसके बाद आपको तय करना है कि किसे जिताना है और किसे नहीं जिताना है। तो चलिए हम बात करते हैं जो मुकाबला है, वो मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच में। कांग्रेस से पूर्व मंत्री जगदीश यादव है, तो वहीं बीजेपी से पूर्व जिला पार्षद अनिल डहीना जो है वो चुनाव के मैदान में है। तो सीधे सीधे मुकाबला एक पूर्व मंत्री और एक पूर्व जिला पार्षद के बीच में यहां विधानसभा चुनाव का चल रहा है। तो ऐसे में बाजी अब कौन मारने वाला है? अनुभव के तौर पर अगर बात करें तो जगदीश यादव का अनुभव कहीं ज्यादा है अनिल डहीना से। और अगर खास तौर से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करें और विधानसभा चुनाव में जीत की बात करें तो उसमें पूर्व मंत्री जगदीश यादव अनिल डहीना से काफी आगे है। तो ऐसे में पूर्व मंत्री या पूर्व जिला पार्षद कौन यहां पर बाजी मारने में कामयाब रहेगा और जातिगत समीकरण किसके पक्ष में होंगे और फिलहाल के हालात क्या कुछ कहते हैं, किसे जीत की तरफ तेजी से बढ़ा रहे हैं और किसके हाथ से जीत को छीनने की कोशिश की जा रही है, जो फिलहाल के हालात है उसकी बात कर रहे हैं। जगदीश यादव की बात कर लेते हैं। जगदीश यादव ने राव इंद्रजीत सिंह जो कि अहीरवाल यानी कि इस इलाके के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उन्हें 1996 के चुनाव में पटकनी दी थी, हराया था। तब ये विधानसभा जाटूसाना थी और जाटूसाना विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए जगदीश यादव ने राव इंद्रजीत सिंह को हरा दिया था। और उस जीत के साथ ही जगदीश यादव बंसीलाल सरकार और चौटाला सरकार में मंत्री रहे थे। आपको बता दें कि उनका जो विधायकी का टेन्योर था वो एक ही था, लेकिन जब बंसीलाल सरकार में टूट फूट हुई थी और उसके बाद जब चौटाला सरकार बनी तो उसमें भी कुछ महीनों के लिए मंत्री रहे थे। यानी कि दो सरकारों में मंत्री रहने का अनुभव जो है वो जगदीश यादव को है और इसके अलावा एक बड़े नेता को हराने का भी है। तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा पर अगर किसी की साख भी दांव पर है तो राव इंद्रजीत सिंह की भी साख दांव पर है, क्योंकि इस बार उनके बेहद करीबी अनिल डहीना चुनाव मैदान में है, जिन्हें राव इंद्रजीत सिंह की पैरवी के बाद ही यहां पर
खड़ा किया गया था। तो सीधे सीधे क्या 1996 का ये जादू, ये मैजिक एक बार फिर से दोहरा पाने में जगदीश यादव कामयाब रहेंगे? और फिलहाल के जो हालात लग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाती दिख रही है और ऐसे में जिस तरह की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी सरकार के खिलाफ रही है, विकास कार्यों से अलग अलग इलाके अछूते रहे हैं, नाराजगी बहुत ज्यादा है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है और यही फायदा पूर्व मंत्री जगदीश यादव को भी मिल सकता है यहां पर। इसके बाद बात करते हैं अनिल डहीना की। अनिल डहीना 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही चुनाव उन्होंने जिला पार्षद के लड़े थे, जिसमें 2016 का जो चुनाव था वो जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन 2022 के जिला पार्षद के चुनाव में वो हार गए थे। तो अभी तक का जो उनका राजनीतिक अनुभव या सफर जो है वो यहां पर है। और अनिल डहीना जो है राव इंद्रजीत सिंह के करीबी माने जाते हैं, तो एक इनके साथ ये प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर कहें तो फिलहाल जिला पार्षद के वो 2 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से एक में जीत हासिल की थी और एक में वो हार गए थे। अब बात करते हैं जातिगत समीकरण की। जातिगत समीकरण क्या कुछ कहते हैं और वोट कितना यहां पर है? कोसली विधानसभा की बात करें तो कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 2,46,416 वोट जो है कोसली विधानसभा में है। और इन्हीं वोट से एक बड़ा हिस्सा लेकर जो भी कामयाब होगा वो जीत हासिल करेगा और विधायक बनेगा। तो 2,46,416 वोट है। लेकिन अभी ने अगर जातिगत समीकरण के लिहाज से बांट दिया जाए तो कुछ इस तरह की तस्वीर जो है कोसली विधानसभा की देखने को मिलेगी कि अलग अलग जातियां जो कि सबसे ज्यादा वोट यहां पर अपने साथ रखती है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनमें से कौन कौन सी कास्ट, क्योंकि जो इस बात का हम बार बार जिक्र करते हैं कि चुनाव हिंदुस्तान में जब जब और जहां होंगे तो जात और धर्म इनको अलग नहीं किया जा सकता है। इल्जाम हम पार्टियों पर, नेताओं पर तो लगाते ही हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं, क्योंकि हम जो वोटर्स हैं वो भी जात देखकर वोट देते हैं। इसलिए जातिगत समीकरण को आप अछूता नहीं छोड़ सकते हैं। इसका बड़ा महत्व, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस जो है हर चुनाव में होती है। तो कोसली विधानसभा में जो जहां पर की कुल वोट करीब करीब 2,46,416 है, वहां पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वोट है अहीर यानी कि यादव बिरादरी से। 1,26,346 वोट यादव बिरादरी के यहां पर है। इसके बाद फिर दूसरा नंबर आता है दलित वोटर्स का। दलित वोटर्स की भी संख्या यहां पर अच्छी खासी है, जो है 40,838। तीसरे नंबर पर आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण यहां पर है 17,857। चौथे नंबर पर है जाट, जो कि 10,394 है। पांचवें नंबर पर आते हैं गुर्जर, 9,774। उसके बाद राजपूत है, खैर राजपूत पहले आते हैं, 9,815, कुछ 150 का फर्क है। इसके बाद अन्यों की संख्या बात करें, इसमें बाकी सभी तमाम जो है जातियां शामिल है, ये है 31,392। तो ये कुल नंबर जो है आप यहां देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां समझने की है कि ये सारा का सारा नंबर किसकी तरफ शिफ्ट होगा, किसकी तरफ ये जाएगा। लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो बीजेपी से जाट नाराज रहा है, दलित नाराज रहा है, राजपूत नाराज रहा है, मुस्लिम नाराज रहा है। तो ये तमाम वो है जो कि सीधे सीधे बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला और विधानसभा चुनाव में भी करीब करीब यही स्थिति है। यानी कि यहां से यह साफ हो जाता है कि जो दलित वोट है वो एक बड़ा नंबर कांग्रेस की तरफ जा सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा बड़ी है। और ऐसे में अगर ये नंबर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है तो आप समझिए कि कांग्रेस यहां पर प्लस में आ जाएगी। इसके बाद अगर जाट वोटर्स की बात करें तो जाट वोटर्स 10,394 है, कुछ नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन करीब करीब यही स्थिति है। यह नंबर भी लगभग कांग्रेस की तरफ ही शिफ्ट होगा। इसके बाद अगर बात करें राजपूत भी लोकसभा चुनाव में नाराजगी उनकी देखने को मिली थी, जिसमें से भी एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ आ सकता है। अन्यों की बात करें तो ये हिस्सा भी जो है कांग्रेस में आएगा, लेकिन इसके अलावा बीजेपी के साथ भी जाएंगे। अब जो यहां पर जो प्लस करने के बाद अब कांग्रेस के लिए जो
टास्क है वो है अहीर वोट बैंक। इस अहीर वोट बैंक में से कितना हिस्सा पूर्व मंत्री जगदीश यादव अपने खाते में लाने में कामयाब होते हैं, तो आप समझिए कि जीत की कंफर्मेशन यहां पर कांग्रेस के लिए वो ला सकते हैं। और आपको बता दें कि अनिल डहीना भी यादव समाज से आते हैं, इसके अलावा मनोज कोसलिया भी यादव समाज से आते हैं जो कि निर्दलीय खड़े हुए हैं। तो वो भी कितने वोट अपने पास लेकर आ पाएंगे और ये दोनों जो है चेहरे, दोनों उम्मीदवार कितने वोट अपने पास इस वोट बैंक में से, जो कि सबसे बड़ा है 1,26,346, इसे अपनी तरफ शिफ्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक और समझने वाली बात है कि यहां से जो नंबर कांग्रेस के पास आएगा और इसके अलावा दलित, जाट, राजपूत और अन्य को अगर मिला लिया जाएगा तो अपने आप अभी अगर देखें तो कांग्रेस पहले नंबर की पोजीशन पर यहां साफ साफ दिखाई दे रही है। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी के अनिल डहीना यहां पर नंबर 2 पर बने हुए हैं। यानी कि ये फिलहाल की अभी की मौजूदा तस्वीर, स्थिति है कोसली विधानसभा की इन दोनों कैंडिडेट की। तो कहीं ना कहीं अभी पूर्व मंत्री जगदीश यादव जो है जीत की तरफ काफी आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ये परिस्थितियां कितनी बदलेगी या यही इसी तरह की रहेगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के हालात कोसली विधानसभा में ये बने हुए हैं। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।